दोस्तों, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर टू के बाद दो सुपर पावर सामने निकल के आई। पहली थी यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए। इन दोनों कंट्रीज ने बाकी इंडिपेंडेंट कंट्रीज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन अट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं था। अट्रैक्ट करने के लिए या तो आपको इकोनॉमिकली साउंड होना पड़ेगा या फिर टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस। लेकिन उस टाइम पे इकोनॉमिकली एडवांस होना इतना आसान नहीं था, यह बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो इन लोगों ने सेकेंड ऑप्शन टेक्नोलॉजी को सुना। टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए यूएसएसआर ने 1957 में अपना पहला लॉन्च किया, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर 1958 में यूएसए ने अपना पहला मिशन किया एक्सप्लोरर 1। इन दोनों के अंदर में कंपटीशन इतना ज्यादा था कि ये वन बाय वन लॉन्च करते चले गए, और आज रिसेंटली नासा इस मकाम तक पहुंच चुका है कि नासा सिविलियंस को भी स्पेस वॉक करा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रिसेंटली लॉन्च पोलरिस डॉन मिशन की। पोलरिस डॉन मिशन अभी रिसेंटली 10 सितंबर को एक मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें 4 सिविलियंस को स्पेस में 1400 किलोमीटर हाइट तक भेजा गया। सो इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। स्पेस वॉक की टर्म में अगर देखें तो यह पहला मिशन था जिसमें हमारे जो सिविलियंस हैं अपने कॉस्मोनॉट, या फिर आप बोल सकते हैं जो आपका सूट होता है स्पेस सूट, उसको पहन के क्रू मॉड्यूल से बाहर निकल के उन्होंने बाहर के एनवायरनमेंट को भी देखा है। सो ये न्यूज में क्यों है? रिसेंटली नासा की जो एक प्राइवेट एजेंसी है स्पेस एक्स, जिनके मालिक इलॉन मस्क हैं, स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 रॉकेट को यूज करके, जो कि एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, यानी जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू लिफ्ट ऑफ किया है फ्लोरिडा से ट्यूसडे यानी कि 10 सितंबर 2024 को, जिसमें अमेरिकन बिलियनियर जेरेड इसैकमैन और 3 दूसरे पर्सन को फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक करवाया है। स्पेस वॉक का मतलब है कि आप उस लेवल पे पहुंचने के बाद, यानी इस कंडीशन में अगर आप देखें तो 1400 किलोमीटर पहुंचने के बाद आप वहां पे उस मॉड्यूल के अंदर से बाहर निकल के बाहर के एनवायरनमेंट को देखेंगे, प्लस में छोटी से छोटी मोटी जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं उसको भी आप इसमें कर सकते हैं। ओके, इस मिशन के अंदर में यह है इसैकमैन और इनके साथ 3 लोगों को और भेजा गया है। ये 15 सितंबर 2024 को वापस से गल्फ ऑफ मैक्सिको में इनको वापस से क्रू मॉड्यूल के साथ ड्रॉप करा दिया जाएगा और वहां से इनको यहां से इवैक्यूएट भी कराया जाएगा। अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ है कि ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रॉप किया जाएगा या फिर अटलांटिक ओशियन के अंदर में। ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ही पास में है, तो या तो अटलांटिक ओशियन में इनको ड्रॉप किया जाएगा या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में। दोस्तों, ये पहला मिशन नहीं है जिसमें ह्यूमंस को इतनी हाइट पे भेजा गया है। इसैकमैन, जो कि फॉर्मर यूएस के एयरफोर्स पायलट भी रह चुके हैं, अब इनकी खुद की एक कंपनी है शिफ्ट 4 नाम की, जो कि एक पेमेंट कंपनी है, और ये आज एक बिलियनियर है। लेकिन इनका जो इंटरेस्ट है स्पेस में आज बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से इन्होंने पिछले 2021 के अंदर में भी एक ऐसा ही मिशन किया था जिसमें 4 सिविलियंस को भेजा गया था। लेकिन इस मिशन में बस एक इतना डिफरेंस है कि पिछले मिशन के अंदर में स्पेस वॉक नहीं हुआ था। क्रू मॉड्यूल ऊपर जाने के बाद 3 दिन के बाद वापस से ड्रॉप करा दिया गया था और सक्सेसफुली इनको इवैक्यूएट करा लिया गया था। लेकिन इस मिशन में जो अब 10 सितंबर को हुआ और 15 सितंबर को खत्म होगा, इस मिशन के अंदर में इनको क्रू मॉड्यूल को ऊपर पहुंचाने के बाद सबसे ऊपर टारगेट होगा 1400 किलोमीटर का। हम स्टार्ट करेंगे 1200 किलोमीटर से, देन वी मैन्यूवर्ड इट इनटू द 1400 किलोमीटर, फिर उसके बाद ये वापस से 750 किलोमीटर में आएगा और 750 किलोमीटर के बाद 700 किलोमीटर में आएगा, 700 किलोमीटर के बाद 550 किलोमीटर में आएगा और 550 के बाद वापस से गल्फ ऑफ मैक्सिको में इनके क्रू मॉड्यूल को ड्रॉप करा दिया जाएगा। बस इतना डिफरेंस है कि इस बार ये उस क्रू मॉड्यूल से बाहर निकल के विजिट कर सकते हैं, बाहर के एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं और बाहर की जो माइक्रोग्रेविटी है, प्लस में इनका एक और काम होगा कि जो स्पेस फ्लाइट्स हैं और जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन पे उसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में भी हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे 15 सितंबर में आने के बाद।
नेक्स्ट है, अगर हम बात करें तो ये टोटल 5 डेज का मिशन है, जैसे मैंने बताया 10 से लेकर 15 सितंबर 2024। इट इज नोन एज पोलरिस डॉन। इस मिशन का नाम है पोलरिस डॉन, द फर्स्ट ऑफ 3 टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट मिशन अंडर द पोलरिस प्रोग्राम। अल्टीमेट इनका टारगेट है मार्स को एक्सप्लोर करना, लेकिन मार्स पे डायरेक्ट ना जाके उससे पहले छोटे छोटे मैंड मिशन हमें करने पड़ेंगे, जिसका एक छोटा सा पार्ट है डॉन मिशन। द एम is to develop new technology that could be used to send people to the Mars someday। दोस्तों आप जानते होंगे आर्टेमिस जो प्रोजेक्ट है नासा का, उसमें वो 2028 में ह्यूमंस को मार्स पे भेजना चाहते हैं। उससे पहले हमें थोड़े से मिशंस करने होंगे ताकि हमें फ्यूचर में होने वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसकी आज टेस्टिंग कर सके। द क्रू who are traveling in SpaceX Dragon capsule, इस कैप्सूल का या क्रू मॉड्यूल का नाम है ड्रैगन, will first aim to get a maximum of 1400 किलोमीटर। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1200 से, और फिर धीरे धीरे अगर सब कुछ सक्सेसफुल होता है तो 1400 किलोमीटर तक इनको एंडेवर कर दिया जाएगा। 1400 पे ये इनको 11th ऑफ सितंबर से 12th ऑफ सितंबर तक इनको 1400 किलोमीटर पे रखा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ये लो ऑर्बिट में रख दिया जाएगा, फिर 750 पे, फिर 700 पे, और फिर 550 पे, और फाइनली इसको यानी क्रू मॉड्यूल को ड्रॉप करा दिया जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको या फिर अटलांटिक ओशियन के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1400 किलोमीटर हाइट पे जाने का मेन पर्पस है कि ये जो हमारे मींस दैट पोलरिस डॉन मिशन विल बी वेल इनटू द इनर बैंड ऑफ द वेन एलन रेडिएशन बेल्ट। दोस्तों हमारे अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में दो मेन बैंड होते हैं। पहला है हमारा वेन एलन रेडिएशन बेल्ट 1, सेकंड है वेन एलन रेडिएशन बेल्ट 2। तो मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ से निकलने वाला मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और अगर हम अर्थ के पोलरिस या फिर अर्थ की पोलैरिटी को देखें तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ जहां पे है वहां पे हमारा मैग्नेट का साउथ पोल है, और जो अर्थ का साउथ पोल है वहां पे नियर अबाउट हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल से एक रेडिएशन निकलती है जो लगभग हमारे 11 डिग्री, या फिर अगर हम यहां से देखें तो 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास में फॉल करती है। यहां से नॉर्थ से साउथ निकलने वाली रेडिएशन, इसी को हम बोलते हैं वेन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये उन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको पहली बार बताया। तो ये दो बैंड मेनली इसमें लाई करते हैं, वेन एलन रेडिएशन बेल्ट 1 और वन एलन रेडिएशन बेल्ट 2। जो पहली रेडिएशन बेल्ट है वो अर्थ सरफेस से 1 to 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ है, और जो सेकेंड रेडिएशन बेल्ट है वो 4 to 7 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है। ओके, तो यहां पे इनका जो मिशन था वो फर्स्ट रेडिएशन बेल्ट, जो फर्स्ट वेन एलन रेडिएशन बेल्ट है, इसको क्रॉस करके बाहर की तरफ में 1400 किलोमीटर पे पहुंचना था। क्योंकि आप जानते हैं हमारा अर्थ का रेडियस है 6400 के आसपास, तो 6400 का अगर हम डबल करेंगे तो 12,800, तो 12,800 लगभग वेन एलन रेडिएशन बेल्ट के पास में, और उसको क्रॉस करके ये यहां तक पहुंच जाएगा। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो इन्फ्लुएंस होता है बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंपैक्ट है रेडिएशंस का वो भी ज्यादा हो सकता है। वही हमारा इसके अंदर में टारगेट था। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड्स है, या फिर जो बाहर की जो हमारी सोलर रेडिएशंस है, या किसी भी तरह की जो कॉस्मिक रेडिएशंस है, उसका ह्यूमन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ताकि अगर हम ह्यूमन को फ्यूचर में मार्स पे भेजें तो हमें पहले से ही पता रहे कि रेडिएशंस किस किस तरह की हमें बियर करना पड़ेगा। When Allen radiation belt region in the space that encircle the Earth and are highly radioactive, which begin at around 1000 किलोमीटर एल्टीट्यूड, और इसका जो रेडियस है यानी 1 to 2 टाइम्स द रेडियस के डिस्टेंस के बाद में वेन एलन रेडिएशन बेल्ट 1 आएगी, और 4 to टाइम्स रेडिएशन जो रेडियस है अर्थ का उसके बाद आएगा वेन एलन रेडिएशन बेल्ट 2। लेकिन इसमें हम 1 को क्रॉस करके जाने वाले हैं। द क्रू विल यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट रिसर्च with the aim of better understanding, किस चीज का अंडरस्टैंडिंग चाहिए, the effect of space flight and space radiation on human health। इससे हमें एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और पहले 4 सिविलियंस को हम प्रॉपरली स्पेस वॉक भी करा पाएंगे।
सब्सिक्वेंटली द कैप्सूल वुड ड्रॉप टू अ लोअर ऑर्बिट, धीरे धीरे हम उसको नीचे लेकर आएंगे और धीरे धीरे उसको वहां पे ऊपर पहुंचने के बाद पहले वो स्पेस वॉक करेंगे। जब स्पेस वॉक उनका कंप्लीट हो जाएगा, धीरे धीरे उनको मैन्यूवर कर देंगे नीचे की डायरेक्शन में। द स्पेस वॉक इज शेड्यूल्ड फॉर द थर्ड डे। 3 दिन तक ये स्पेस वॉक चलेगा और 2 से 3 दिन के बाद इनको वापस से धीरे धीरे लोअर ऑर्बिट्स में मैन्यूवर कर दिया जाएगा। ओके, स्पेस वॉक का क्या मतलब है? स्पेस वॉक का मतलब लिटरली चलना जरूरी नहीं है। स्पेस वॉक का मतलब है एक्सपीरियंस करना आउटसाइड द क्रू मॉड्यूल। आप बाहर के एनवायरनमेंट को क्रू मॉड्यूल के बाहर खुद सिर्फ आपको कॉस्मो या फिर आप बोल सकते हैं कि उस टाइम पे जो एस्ट्रोनॉट के जो ड्रेस होती है उसको पहन के ही आप बाहर जा सकते हैं। द स्पेस वॉक or an extravehicular activity is a period of activity spent outside a spacecraft by an astronaut in space. Okay, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ने स्पेस वॉक किया है। पहले अगर हम बात करें तो गॉगरिन नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने 1961 में, यूरी गॉगरिन, इन्होंने पहले भी स्पेस वॉक किया हुआ है। तो ये पहली बार नहीं है, बट वो एस्ट्रोनॉट थे और ये जो है ये यहां पे सिविलियंस है। नेक्स्ट बात करें, द फर्स्ट एवर स्पेस वॉक वाज कैरिड आउट बाय मार्च 1965 बाय द सोवियत कॉस्मोनॉट एलेक्सी निदोर। दैट लास्टेड फॉर द 10 मिनट्स। ओके, इससे पहले जो 1961 में गए थे प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन अगर फर्स्ट हम एवर अगर बोले जाए तो आप 1961 मार्क करेंगे, लेकिन सक्सेसफुल में अगर आप बात करेंगे तो 1965 एलेक्सी लिनोव को हम मार्क कर सकते हैं। ओके, इज देयर एनी मिशन इन इंडिया टू सेंड ह्यूमन इन स्पेस? क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया का कोई प्लान है क्या ह्यूमन को भेजने का? जी हां, इंडिया का भी इसका प्लान है। इंडिया का हमारा प्लान है गगनयान। गगनयान मिशन हम 2025 में, शायद इसका फाइनल डेट अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन कुछ साल बाद हम इसको, या तो अगले साल या 2-3 साल में इसको हम लॉन्च करने वाले हैं। गगनयान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिन तक, 3 डेज तक 3 एस्ट्रोनॉट्स को एक 400 किलोमीटर हाइट की ऑर्बिट में 3 दिन तक ऐसे रिवॉल्व कराएंगे। रिवॉल्व कराने के बाद वापस से उनको हम बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप करा देंगे। गगनयान इंडिया फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट टू स्पेस। दोस्तों, ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी मेंस में पूछ चुका है कि क्या इंडिया का कोई प्लान है फ्यूचर में ह्यूमन को स्पेस में भेजने का। तो उसके आंसर में आप सबसे पहले गगनयान डाल सकते हैं और दूसरा आप डाल सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको हम बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। Okay, the project was first approved by the Prime Minister in 2018. It will send 3 astronauts to spacecraft. Okay, by 2024-2025. और जो व्हीकल इसके लिए यूज किया गया है वो है हमारा GSLV Mark 3। दोस्तों, ये सबसे हैवी व्हीकल है जो अभी तक इंडिया के पास है। इसका अगर टोटल वेट देखा जाए, इसका टोटल वेट है 640 टन। तो 640 टन का ये स्पेसक्राफ्ट GSLV Mark 3 इंडिया का सबसे सुपर हैवी एयरक्राफ्ट है, स्पेसक्राफ्ट है, या फिर बोल सकते हैं रॉकेट है, जिसके थ्रू हम अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 4500 केजी के वेट को ये इजीली जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकता है। ओके, इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगाई जा रही है 10,000, लेकिन फाइनली जितना भी होगा वो कुछ टाइम बाद ही हमें पता चलेगा जब ये लॉन्च हो जाएगा। ओके, इसमें उससे पहले 2025 यानी कि नेक्स्ट ईयर 2025 अप्रैल मई के आसपास में एक और मिशन किया जाएगा, गगनयान 2। गगनयान 2 के अंदर में व्योममित्रा नाम का एक नेचुरल ह्यूमनॉइड सेट, जो आपका रॉकेट रोबोट होता है, उसको भी लॉन्च किया जाएगा। ये बिल्कुल ह्यूमन जैसा दिखता है। इसके अंदर जो वेसल्स हैं, इसके अंदर जो हमारी जो इंटरनल सिस्टम चलते हैं, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम इस रोबोट के अंदर में लगाया गया है। सेंसिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन ऊपर वाला बॉडी ही काम करता है, नीचे वाला बॉडी पार्ट इसके अंदर में डिसफंक्शनल रखा गया है, ताकि हम सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीजों को टेस्ट कर पाए, कि अदरवाइज हमें इसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। उतनी कैपेसिटी अभी इंडिया धीरे धीरे डेवलप करेगा। ऐसा करने वाला इंडिया 4th कंट्री हो जाएगा। इंडिया विल बिकम 4th कंट्री आफ्टर रशिया, यूएसए एंड चाइना
to send human to the space. Does Polaris Dawn mission violate 50-year-old space treaty? Yes. 1967 में एक इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी होता है, इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी, जिस ट्रीटी में यह डिसाइड किया जाता है कि आपको एक्सप्लोरेशन तो अलाउड है, लेकिन आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। मतलब अगर आप मून तक पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मून को अपना क्लेम नहीं कर सकते, उस पर अपनी कोई अथॉरिटी आप शो नहीं कर सकते। ऐसा ही हमने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के टाइम पे एक स्पॉट को रिकॉग्नाइज करवाया है जिसका नाम है शिव शक्ति। शिव शक्ति एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमने चंद्रयान 2 के और चंद्रयान 3 के जो रोवर है या उसको हमने मार्क किया है, यहां पे हमारा स्पेस जो रोवर है यहां पे लैंड करेगा और लैंड किया है पास्ट में। उस पॉइंट को लेकिन दूसरा वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज इजीली रिकॉग्नाइज नहीं करती है, लेकिन रिसेंटली एक अच्छी खबर हमें मिली है कि शिव शक्ति पॉइंट को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। काफी सारी कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यस, इंडिया अपने रोवर के थ्रू यहां तक पहुंचा था। लेकिन क्या हम उस पर्टिकुलर एरिया को अपना क्लेम कर सकते हैं? नहीं। दिस एरिया इज नॉट ओन्ड बाय द इंडिया। बस इसका यह रिकॉग्निशन है कि पहली बार इंडिया यहां पे इस रीजन पे पहुंचा था। 1967 में इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी ये बोलती है कि किसी भी रीजन को एक्सप्लोर कीजिए, एक्सप्लॉइट मत कीजिए। अगर आप मून पे जाते हैं तो मून पे कोई क्लेम नहीं कर सकते, वहां पे कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल को स्टोर नहीं कर सकते, वहां पे किसी भी तरह का कोई इरेगुलर या फिर ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते जिससे हमारे स्पेस को हार्म पहुंचे। प्लस में अगर आप 100 किलोमीटर अर्थ से 100 किलोमीटर डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं कार्बन लाइन, कार्बन लाइन को अगर आप क्रॉस करते हैं तो उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का हाथ होना चाहिए। कोई भी स्पेस एजेंसीज, प्राइवेट स्पेस एजेंसीज ऐसा नहीं कर सकती। अगर प्राइवेट स्पेस एजेंसीज ऐसा करती हैं तो उनको दूसरी जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको इन्फॉर्म करना होगा, और अगर दूसरी एजेंसीज उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं तभी वो प्राइवेट कंपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू ही वो लॉन्च कर सकती हैं। बट यहां पे कुछ कंट्रीज ऐसा बोल रही हैं कि ये ऐसा नहीं किया। स्पेशली रशिया का कहना है कि यूएसए ने इसको पूरा ठीक से फॉलो नहीं किया है। तो 1967 में जो ट्रीटी साइन की गई, जिसका अभी 2030 में शायद एंड कर दिया जाएगा, और उसके बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन एक बड़े लेवल पे होगा, और उस टाइम पे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ गया तो हो सकता है फ्यूचर में कुछ कंट्रीज ऐसी हों कि वो मून पे जाने के बाद मून को अपना डिक्लेयर कर लें, और मार्स पे जाने के बाद मार्स को अपना डिक्लेयर कर लें। This is a mission which violate Article 6 of the Outer Space Treaty 1967, Treaty on Principle Governing the Activities of the State in the Exploration and Use of the Outer Space, including the Moon and the other celestial bodies. Article 6 आउटर स्पेस ट्रीटी, आउटर स्पेस का मतलब है 100 किलोमीटर से ऊपर वाला एरिया, उसको हम बोलते हैं आउटर स्पेस, और 100 किलोमीटर से अंदर का एरिया को हम बोलते हैं इनर स्पेस। दोस्तों इसके साथ एक और लाइन होती है 80 किलोमीटर। अर्थ से अगर हम 80 किलोमीटर तक है तो उसको बोलते हैं मैकडोवल लाइन, मैकडोवल लाइन। तो अर्थ से 80 किलोमीटर दूर पे एक मैकडोवल लाइन है, और 100 किलोमीटर दूर पे कार्बन लाइन है। कार्बन ने इसके बारे में बताया था, इसी वजह से इसका कार्बन लाइन है। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो डिसाइड करती है कि आउटर स्पेस क्या होगा और इनर स्पेस क्या होगा। आउटर स्पेस इससे 100 किलोमीटर से ऊपर वाला आउटर स्पेस, 100 किलोमीटर से नीचे इनर स्पेस। तो द एक्टिविटी ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज इन आउटर स्पेस इंक्लूडिंग द मून एंड द सेलेस्टियल बॉडीज शेल रिक्वायर ऑथराइजेशन। किससे ऑथराइजेशन चाहिए? हमारे इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी के जो मेंबर्स हैं उनसे, जो भी इनके मेंबर्स हैं सभी से हमें परमिशन चाहिए। इसके अंदर में आज मोर देन 120 कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी से जुड़ी हुई हैं by an appropriate state party to the treaty. Effectively, the home country would be responsible. यहां पे यूएस से रेस्पॉन्सिबल है स्पेस एक्स को परमिशन देने के लिए। स्पेस एक्स ने अपना जो फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया है, जिसके थ्रू उन्होंने पोलारिस डॉन मिशन
अपना वो कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर कंपनी, वो पर्टिकुलर कंट्री उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। स्पेशली यूएसए गवर्नमेंट इस वायलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। Okay. Effectively, the home country would be responsible for space activity that originate from the soil, जहां से वो उड़ा है, जहां से उन्होंने लॉन्च किया है, एंड ऑल्सो बी लायबल फॉर एनी मिसहैप। अगर इस केस में कोई एक्सीडेंट होता है, या फिर किसी की डेथ होती है, या फिर किसी एक्सप्लोरेशन की वजह से या एक्सप्लोड हो जाता है, एक्सप्लोड होने से हमारा स्पेस जो है वो डेब्री में कन्वर्ट हो जाता है, स्पेस डेब्री, तो हो सकता है कि इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। अंडर फेडरल लॉ, FAA is prohibiting from issuing regulation for commercial human space flight occupant safety। दोस्तों, इसके लिए हमारा फेडरल एविएशन अथॉरिटी या फिर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA, जो कि एक यूएसए की एजेंसी है, ये इन्होंने एक परमिशन को देना होता है, और यहां पे कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई है। इवन नासा, द यूएस स्पेस एजेंसी, डज नॉट हैव एनी ओवरसाइट रेस्पॉन्सिबिलिटी। नासा ने भी इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पूरी तरीके से मना कर दिया है कि हम इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, सिर्फ हम एक्सप्लोरेशन के लिए, हम सिविलियंस को स्पेस वॉक कराने के लिए मिशन कर रहे हैं। अल्टीमेट इनका टारगेट भी मार्स तक पहुंचना है। द सम स्कॉलर्स बिलीव इज इन द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 6 एंड थियोरेटिकली रशिया इसमें मेन कंट्री है जो इसको अपोज करता है। द सक्सेसर स्टेट टू द यूएसएसआर कैन सब्जेक्ट टू सर्ट मिशन। दे सच आर्टिकल 6 डज नॉट लीव मच रूम टू इंटरप्रिटेशन, एंड पोलरिस डॉन मिशन which is not currently subject to authorization and continuous supervision of any US government agency violates। ओके दोस्तों, अगर ये नासा इसकी पूरी गारंटी नहीं लेगा तो डेफिनेटली यूएसए को इसके लिए पे करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी के दूसरे मेंबर्स नासा के साथ थोड़ा दुश्मनी भी कर लें। दोस्तों 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्रायो, मतलब 3 ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन द फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल that has sides of 1 million kilometer long with laser shining between the craft. This experiment is refers to। ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें 3 स्पेस में 3 जो हमारे टेस्ट मासेस हैं उनको लॉन्च किया गया, इन सबके बीच में बराबर डिस्टेंस रखा गया 1 मिलियन किलोमीटर का, और इनके अंदर से एक लेजर फायर किया गया, जो लेजर यहां पहुंचा, यहां से एक लेजर फायर किया गया, वो यहां पहुंचा, यहां से लेजर फायर किया गया, यहां पहुंचा, फिर एक यहां से एक लेजर, फिर एक यहां से एक लेजर, और एक फिर यहां से एक लेजर। इस तरीके से लेजर फायर करने के बाद इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। ये कौन सा मिशन है दोस्तों? इसका आंसर है इवोल्ड लेजर। इसका फुल नेम है इवोल्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नासा के साथ एक ज्वाइंट वेंचर में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का एक ज्वाइंट वेंचर में एक मिशन था, जिस मिशन को मिशन है जिसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, और ये L1 पॉइंट में, लैग्रेंजियन 1 पॉइंट में इन तीनों टेस्ट मासेस को ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज करेंगी।